एवरीवन, तो आज हम लोग कवर करेंगे कि सीएपीएफ एसी 2021 में हिस्ट्री से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे कि कोई भी आंसर सही है तो क्यों सही है, कोई भी आंसर रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग हो रहा है। तो हर एक डायमेंशन को हम लोग यहाँ पे कवर करते हुए स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ पे पीडीएफ नोटिफिकेशन अपडेट हो जाएगा जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये तो रहा बेसिक कुछ आइडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। और जिसे हमें आज कवर करना है वो है 2021 का हिस्ट्री पीवाईक्यू। उसमें से जो है पहला क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मोस्ट ऑफ द मेच्योर हड़प्पन साइट। देखो हड़प्पन साइट को हम लोग जब कवर करते हैं तो एक अर्ली फेज आता है जिसमें से थोड़ा बिल्डिंग स्टार्ट होना है ना, एक जो सेटल लाइफ होता है वहां से स्टार्ट हो गया था। जब जो है अर्ली हड़प्पन फेज को हम लोग देखेंगे तो फिर अर्ली हड़प्पन फेज के बाद मेच्योर हड़प्पा फेज आया। ठीक है, अर्ली के बाद क्या डायरेक्टली मेच्योर में आया। अब मेच्योर में जितना भी डेवलपमेंट हुआ, चाहे सिल्क के रेस्पेक्ट में, पोट्री के रेस्पेक्ट में, और जितना भी होम मेकर बन रहे हैं, हाउस बन रहे हैं, उसमें पूरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखने को मिला। जो एक फेज होता है ना, मेच्योर फेज होता है, पीक फेज होता है हड़प्पन साइट का, वो यहाँ पे देखने को मिला है। उसके बाद जो है लेट हड़प्पन फेज आया जिसमें से धीरे से जो है पूरा हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है वो थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। और जब वही डिक्लाइन देखने को मिला तो इसी टाइम में जो राजस्थान एरिया है, ड्राई एरिया है, वहाँ पे चोलिस्तान कल्चर मतलब या फिर चोलिस्तान जो एरिया है वहाँ पे जो है डेवलपमेंट देखने को मिला है। जब जो है लेट हड़प्पन फेज देखने को मिला है तब। तो इसका अगर टाइम पीरियड कवर करेंगे तो देखो अर्ली हड़प्पन फेज जो 3300 से 2600 बीसी जहाँ से लाइफ यहाँ पे बिगिन देखने को मिला। फिर 2600 से 1900 जाओगे तो यहाँ पे अर्बन पीक में थे। अर्बनाइजेशन, सिविलाइजेशन, डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर देखने को मिला है मेच्योर फेज में। और मोस्टली जितना भी चाहे कालीबंगन ले लो, राखीगढ़ी ले लो, है ना, हड़प्पन ले लो, मोस्टली जो है डेवलपमेंट देखने को मिला है वो तो मेच्योर फेज में देखने को ही मिला है। और जितना भी हम लोग कैपिटल पढ़ते हैं, है ना, एरिया पढ़ते हैं, वो सब जो है मेच्योर जो फेज है वहीं पे भी पीक में आए। फिर लेट हड़प्पन फेज जो कि 1900 से 1300 के बीच यहाँ पे कवर करते हैं, जो एक डिक्लाइनिंग फेज रहा है हड़प्पन साइड का। तो इसी एरिया जो राजस्थान एरिया वहाँ पे डेवलपमेंट देखने को मिला है जो कि चोलिस्तान पड़ता है। चोलिस्तान एक ड्रायर एरिया है। तो इसका आंसर जो है सी आंसर हो जाएगा कि जब लेट हड़प्पन फेज स्टार्ट हुआ, है ना, या फिर जो 1800 बीसी जो है इसका जो है डिक्लाइन देखने को मिलता है चोलिस्तान का। क्लियर है? समझ आ गया? एबंडन यहाँ पे पूछे गए हैं कि एबंडन ड्यूरिंग कौन से टाइम में, तो ये 1800 बीसी में है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यमिका करिका, एक बेसिक टेस्ट है मध्यमिका स्कूल का, इसे कौन कंपोज किए हैं ये पूछा है। देखो जो इसका आंसर हो जाएगा ये ए आंसर हो जाएगा। इससे जो मध्यमिका करिका है, जो बेसिक टेस्ट है मध्यमिका स्कूल से, ये कंपोज किए गए हैं नागार्जुना के द्वारा। और ये भी जानो कि जो मध्यमिका स्कूल है ये इंस्पायर थे किससे? बुद्धिज्म से। क्योंकि बुद्धिज्म का आइडियोलॉजी क्या था? बुद्धिज्म बोलते हैं कि हमें मध्य मार्ग में जाना चाहिए। जैसे कि जैनिज्म का बात करते हैं वो एसेटिक का बात करते हैं, है ना, वो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी का बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब बुद्धिज्म का आइडियोलॉजी देखोगे तो मध्य मार्ग का एक राह देते हैं और वहीं से इंस्पायर थे मध्यमिका स्कूल। ठीक है, जो कि नागार्जुना के द्वारा लिखे गए हैं मध्यमिका करिका। तो इसको याद रखना। बाकी जो है यहाँ पे इसी से रिलेटेड और डिटेल में लिखा गया है, लेकिन जो क्रक्स है वो मैं यहाँ पे बता दिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। एक बार वीडियो को पॉज कर लो और अपने लेवल में एक बार ट्राई करो कि क्वेश्चन हैंडल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 42nd क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ऑथर एंड संस्कृत लिटरेरी वर्क इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये बताना कौन से यहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं। चलो तो देखो पहला ऑप्शन है कि सोमदेव, जिसके द्वारा कथा सरित सागर लिखे गए हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो सोमदेव है जो 11th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं और सोमदेव जो है ये कश्मीर पंडित थे। ठीक है, कश्मीर पंडित के साथ ही एक राइटर भी थे। तो सोमदेव के द्वारा जो है कथा सरित सागर लिखे गए हैं, पहले स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, जो कि एक ड्रामा के फॉर्म में लिखे गए हैं। सेकेंड है कि अश्वघोष, अश्वघोष जो है उन्होंने बुद्ध चरित्र को लिखा गया है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है,
तो अश्वघोष जो है बुद्धिज्म फिलोसोफर थे, बुद्धिस्ट के आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करते थे, बुद्धिज्म के जो आइडियोलॉजी है उसको ये चरितार्थ करते थे। एक पोएट थे, पोएट के साथ साथ ये ड्रामेटिस्ट भी थे, तो इसको याद रखना। प्लस एक चीज और याद रखना, जो अश्वघोष है ये कुषाण किंग जो कनिष्क है ना, कनिष्क के कोर्ट में ये कोर्ट पोएट थे अश्वघोष, और इसके द्वारा जो है बुद्ध चरित्र लिखे गए हैं। क्लियर, ये समझ आ गया। फिर अगला जो है बलहन, बलहन ने लिखा है विक्रमादेव चरित्र, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, बलहन का अगर बात करोगे तो ये भी एक कश्मीर पंडित ही थे। ठीक है, बलहन जो है, बलहना बोलो या फिर बलहन बोलो, ये कश्मीर पंडित थे और जिसके द्वारा विक्रमदेव चरित्र ये चीज जो है लिखे गए हैं इस बुक को। क्लियर। फिर कालिदास जो लिखे गए हैं, वासु कालिदास जी के द्वारा लिखे गए हैं, कौन सा है, वासवदाता, ये जो ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। जो वासवदाता जो लिखे गए हैं ये शुभांशु के द्वारा लिखे गए हैं, है ना। ठीक है, शुभांशु जो है इसके द्वारा इसे लिखे गए हैं, कालिदास के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। कालिदास के द्वारा जो है मालविका अग्निमित्र हो गया, इस तरीके से जो है उसको लिखे गए हैं। इस तरीके से जो बुक है इसको यहाँ पे लिखे गए हैं, है ना। जैसे कि विक्रमाश्यम हो गया, मालविका अग्निमित्रम हो गया, कुमार संभव हो गया, इस तरीके से बुक जो है कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। तो इसमें से जो डी ऑप्शन होगा ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सब मैच कर रहे हैं लेकिन जो डी है ये मैच नहीं कर रहे हैं। जो शुभांशु है इसके द्वारा लिखे गए हैं इसको। क्लियर है, समझ आ गया 42 का आंसर। वही चीज़ जो बताया हूँ अभी वही यहाँ पे लिखा गया है क्लियरली। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा 43 क्वेश्चन, कि इन दी मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बुद्धा इमेज आर लार्जली कार्व, कि मथुरा जो स्कूल ऑफ आर्ट है इसमें से बुद्धा इमेज को कैसे डिपिक्ट किया गया है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो सबसे पहले ये इसका ऑप्शन देखो, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो मथुरा आर्ट ऑफ स्कूल है प्रेजेंट डे जो मथुरा है यहाँ पे फ्लरिश देखने को मिला है। और इसका टाइम पीरियड बात करेंगे कि 200 या फिर 2 सेंचुरी है ना, 2nd सेंचुरी BCE से पूरा 12th सेंचुरी CE तक इसका जो है डोमिनेंस देखने को मिला यहाँ पे। और इसका जो टाइम है सबसे ज़्यादा पीक में गया है कुषाण पीरियड में, है ना। कुषाण पीरियड में सबसे ज़्यादा मथुरा आर्ट जो स्कूल ऑफ आर्ट है इसका जो है इन्फ्लुएंस देखने को मिला है। और प्रेजेंट डे जो मथुरा यहाँ पे जो है इसका फ्लरिशिंग देखने को मिलता है। अब इसमें से ये बताना है कि बुद्धा का जो इमेज है कैसे डिपिक्ट किए गए हैं, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। अभ्य मुद्र जो होता है उसमें इसको डिपिक्ट किए गए हैं। ध्यान मुद्रा अलग हो, जैसे कि कोई ध्यान में बैठता है ना तो उस तरीके से जो फिगर बनाते हैं उसको ध्यान मुद्रा बोलते हैं। अभ्य मुद्रा है ना। फिर धर्म चक्र मुद्रा है, ठीक है। तो जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है उसमें से केवल जो अभ्य मुद्रा है इसको ज़्यादा लार्जली जो है डिपिक्ट किए गए हैं। तो इसका जो 43 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी है, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुषाण पीरियड में ज़्यादा पीक में देखने को मिला है। मॉडर्न डे जो मथुरा है यहाँ पे फ्लरिश है। मोस्टली जो इसका थीम रहता था वो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदू आर्ट यही से ज़्यादा देखने को मिला है, बिलोंग करते हैं। जो कि रेंड जो सैंडस्टोन होता है वहाँ से इसको बनाते थे, इसका मीडियम अगर देखोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। द मौर्यन कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ आर्कियोलॉजिकल रिमेन ऑफ, इसमें 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से बताना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इस जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसको थोड़ा यहाँ पे क्लिक करते हैं, मतलब थोड़ा व्यू देख लेते हैं। एक है कुमराहर, ये आर्कियोलॉजिकल साइट है। इसमें इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो मौर्यन पिलर हॉल है इसके बारे में बताए गए हैं। फिर बुलंदी बाग है, यहाँ पे फोर्टिफिकेशन रिमेन मिले हैं, जो पाटलिपुत्र है वहाँ का फोर्टिफिकेशन रिमेन मिले हैं। फिर अगम कौन है, यहाँ पे एंशिएंट वेल जो है एसोसिएटेड विद अशोक यहाँ पे मिले हैं। कहाँ पे, अगम कौन में। ठीक है। फिर दीदरगंज का बात करोगे तो यहाँ पे याक्षी स्टेटू मिले हैं, एग्जाम्पल है मौर्यन आर्ट का। याक्षी स्टेटू मतलब जैसे कि यहाँ पे एक देखो, इसको कैसे बताएं, इस तरीके से जो है गेट बनता है तो गेट के सामने क्या है, कुछ डेकोरेशन करते हैं, तो डेकोरेशन याक्षी के माध्यम से करते हैं, है ना। याक्षी एक फिगर होता है जिसके माध्यम से क्या है यहाँ पे डेकोरेशन किए जाते हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, चारों ऑप्शन समझ आ गया। अब इसमें से यही बताना है कि कौन सा जो है आर्कियोलॉजिकल रिमेन मिला है पाटलिपुत्र से, तो कौन सा है, बी ऑप्शन, है ना। जैसे कि कुमारगढ़ में यहाँ पे पाटलिपुत्र का रिमेन देखने को मिला है, फिर यहाँ पे मोचारी में है, तो दोनों यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर्कियोलॉजिकल साइट के रेस्पेक्ट से। ठीक है, समझ आ गया इस क्वेश्चन को।
ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं आप। सतवाहना, द सतवाहनास आर आइडेंटिफाई इन द पुराण बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इपिथेट्स। बताओ तो किससे इसको डिनोट किए गए थे। पहले ये बताओ कि जो सतवाहना ये कहाँ पे रूल कर रहे थे, ये पता है ना। जैसे कि ये हो गया इंडिया का इमेज, ठीक है। और ये देखो, ये जो दक्कन एरिया यहाँ पे जो है सतवाहना का रूल हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इपिथेट लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि जो है पुराण में इसको किस नाम से जाने जाते थे। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। आंध्रस जो है इसे इस नाम से डिपिक्ट किए जाते थे, जाने जाते थे। जो मॉडर्न डे जो दक्कन प्लाटू पड़ते हैं वहीं पे प्रसिस्थना जो है इसका कैपिटल थे उस समय। उसके बाद जो है अमरावती में शिफ्ट किए गए हैं। सिमुका जो है इसका फाउंडर है। और ये स्क्रिप्ट याद रखना, जो कि प्रकृत स्क्रिप्ट यूज़ करते थे। और रिलीजन जो है ब्राह्मणिज्म है। अब ब्राह्मणिज्म है तो इसका मतलब ये नहीं कि जितना भी अदर रिलीजन है, जैसे कि जैन हो गया, बुद्धिज्म हो गया, इसको क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं था, यहाँ पे जो है टॉलरेंस देखने को मिला है। बाकी जितना भी अदर जो रिलीजन है उसमें भी टॉलरेंस देखने को मिला है। लैंग्वेज हो गया, और इसका जो मोटो था कि प्रमोट करना ट्रेड को, एग्रीकल्चर को, रिलीजन को, इन सब चीज़ को यहाँ पे प्रमोट करना इसका मेन मकसद था। तो सातवाहना डायनेस्टी का अगर फ्लरिशिंग टाइम देखोगे तो 1st सेंचुरी से 3rd सेंचुरी इसके बीच जो है ज़्यादा इसका टाइम पीरियड रहा है। इसी टाइम पीरियड को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। बाकी जो है लिखा हुआ है जैसे कि फाउंडर, लैंग्वेज, रिलीजन, ये सब थोड़ा पता होना चाहिए। अगर इसी के रेस्पेक्ट में अगर लिटरेरी सोर्सेस के बेस में अगर क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, जैसे कि प्लिनी का जो हिस्ट्री है, प्लिनी एक ट्रेवलर थे, तो वो आए तो इंडिया के बारे में क्या लिखे, फिर बाकी जितना भी है यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़, तो इसको एक बार कंसिडर कर सकते हो। साथ में देखो यहाँ पे जैसे कि लिटरेरी सोर्सेस हैं, लिटरेरी के बाद इंस्क्रिप्शन जो सोर्सेस हैं इसको भी यहाँ पे कवर करना है। फिर यहाँ पे नुमिस्मेटिक का मतलब होता है क्वाइन। जैसे कि सपोज करो अगर ये कोई राजा क्वाइन इशू कर रहे हैं, अगर इस क्वाइन में अगर कोई मान लो कोई फिगर बना रहे हैं, जैसे कोई देवी देवता या फिर गॉड का फिगर बना रहे हैं, तो हम लोग ये आइडिया लगाते हैं कि इसका मतलब है ना, इसका मतलब ये है कि जो इस गॉड को अगर यहाँ पे फिगर में लगाए हैं, क्वाइन में लगाए हैं, मतलब इसके लोग पूजा करते थे, है ना, इस गॉड को ये लोग ज़्यादा मानते थे। तो इस तरीके से क्या है, आइडियोलॉजी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं कि ये लोग किस रिलीजन को मानते थे, किस रिलीजन को नेग्लेक्ट करते थे। तो ये सब चीज़ जो है कॉइन से पता चलता है, ठीक है। चलो तो इतना समझ आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्ली सिख गुरु। अच्छा स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट को एक बार खुद से पढ़ लो, एक बार आंसर तक पहुंच जाओ, फिर बाकी हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। तो देखो पहला स्टेटमेंट है कि द अर्ली सिख गुरुज वर रिलीजियस प्रीचर्स एंड डिड नॉट इंटरफेयर इन पॉलिटिक्स बट गुरु अर्जन एक्सटेंडेड हिज गुड विशेस फॉर द रेपेल प्रिंसेस खुसरो। सही है क्या? ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये जो गुरु अर्जन है ये 5th सिख गुरु है, ठीक है, ये 5th जो है सिख गुरु है। तो जितना भी इसके जैसे कि इसका फादर हो गया, इसका फादर आया, या फिर इससे पहले जितना भी सिख गुरु आए, ये रिलीजियस टीचर, और ये लोग क्या करते थे कि जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे इंटरफेयर देखने को नहीं मिला है, इंटरफेयर नहीं करते थे। लेकिन जो गुरु अर्जन आए, जो 5th सिख गुरु हैं, इन्होंने अपने विशेष के लिए क्या किए हैं, रेबेल किए हैं। रेबेल प्रिंस खुसरो जो है यहाँ पे इस चीज़ को किया है, एक्सटेंड किए हैं बेसिकली, इसका मतलब ये है। तो पहला ऑप्शन सही है। सेकेंड है कि जो गुरु अर्जन अटेम्प्टेड टू ऑर्गेनाइज द फाइनेंसेस बाय इंट्रोड्यूसिंग ए सिस्टम ऑफ मोर और लेस कंपल्सरी स्पिरिचुअल ट्रिब्यूट टू बी कलेक्टेड बाय हिज एजेंट कॉल्ड क्या बोलते थे इसको, मसांद बोलते थे। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो अगर प्रीचर्स करना है ना, प्रेयर करना है या फिर टीच करना है, तो उसके लिए क्या है, कुछ मनी तो चाहिए, है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान अगर मूवमेंट करना है तो उसके लिए मनी भी तो चाहिए। तो इन्होंने जो है कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाए, फाइनेंशियल असिस्टेंट एज इस तौर से इन्होंने क्या किया कि स्पिरिचुअल जो ट्रिब्यूट है इसको यहाँ पे लाने का ट्राई किए हैं, मोर और लेस इसको कंपलसरी करने का भी ट्राई किए हैं। और जो देते थे, कलेक्ट करते थे जितना भी मनी है, या फिर उसको एजेंट मानो, या फिर जो कलेक्ट करते थे उसको यहाँ पे क्या बोलते थे, मसंदस बोलते थे या फिर मसंदस बोलते थे, ठीक है। तो इस रेस्पेक्ट से जो है दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो जो सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है। तो 65 को क्वेश्चन में सी ऑप्शन जो है राइट होगा। जैसे कि 5th सिख गुरु थे, इसका जो फादर है वो गुरु रामदास जो कि 4th गुरु थे, है ना। इसके बाद ये 5th गुरु थे,
इसका अगर कुछ इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में बात करोगे तो सुखमानी साहिब हो गया, है ना। मेन टेम्पल जो एसोसिएटेड है ये गोल्डन टेम्पल से एसोसिएटेड है, जो कि अमृतसर में है गोल्डन टेम्पल, इससे एसोसिएटेड है। फिर सिक्स गुरु इसका जो सक्सेसर है वो है गुरु हरगोबिंद जी हैं, इसका जो अगला जो है सक्सेसर आएगा वो रहे हैं। तो इस रेस्पेक्ट से जो है पूरा डिटेल में यहाँ पे हम लोगों ने कवर किया इस क्वेश्चन को। चलो 6 क्वेश्चन देखो। 66 जो है कि कुतुब मीनार वाज ओरिजिनली 4 स्टोर हु अमॉन्ग द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान रेज द हाइट टू द स्ट्रक्चर बाय द एडिंग द 5th स्टोरी। जो 5th जो स्टोर होता है उसको बनाए, कौन सा ये 4 ऑप्शन में से बताना है। तो देखो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो जो हो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो फिरोज शाह तुगलक हैं इन्होंने 5th इसका जो स्टोरी है, स्टोरी बोलता हूँ, जो स्टोर है इसको बनाया गया है। देखो यहाँ पे जो इसका आर्किटेक्चर अगर देखोगे तो हर जो स्टोर है ना, स्टोरी बोलो या फिर जो स्टोर है वहाँ पे प्रोजेक्टिंग बालकनी देखने को मिलता है। और इसमें से जो 3 स्टोरी है ना, 3 स्टोर जो है उसे बनाए गए थे ऐबक एंड इल्तुतमिश के द्वारा, जो कि रेड सैंडस्टोन है वहाँ से बनाए गए थे। और जो 4th एंड 5th जो स्टोर है इसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाए गए थे। इसमें जो मटेरियल यूज़ किए गए थे सैंडस्टोन और मार्बल, इस तरीके से जो है मटेरियल यूज़ किए गए थे जो कि हाई क्वालिटी के मटेरियल हैं। ठीक है, कुछ अगर इम्पोर्टेंट अगर कुतुब मीनार के बारे में अगर देखोगे तो इसका लोकेशन जो है मेहरौली जो दिल्ली वहाँ पे पड़ता है। इसे बिल्ड किए गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि दिल्ली सल्तनत का फाउंडर है। फिर इसके बाद कंप्लीट जो करेंगे वो इल्तुतमिश हैं जो कि इसका सक्सेसर हुए। फिर जितना भी स्टोरी हम लोग कवर किए हैं, जो स्टोर होता है, जो लास्ट स्टोर तक गए थे वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे कवर किए गए थे। ठीक है, कुतुब मीनार के बारे में इतना समझ आ गया तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा कि जो लास्ट स्टोर है इसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कंप्लीट किए गए थे, बनाए गए थे। तो 66 का क्वेश्चन जो है इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द दक्कन सल्तनत एंड देयर रेस्पेक्टिव रीजन इज नॉट करेक्ट। इसमें से बताना है कि और इसका जो रीजन है कौन सा रीजन यहाँ पे गलत है। तो देखो एक्चुअली इसका थोड़ा हिस्ट्री अगर कवर करोगे तो क्या हुआ था कि जो बहमनी किंगडम है, ठीक है, यहीं से इसका ओरिजिनेट देखने को मिला है। जब बहमनी किंगडम जो कि रूल कर रहे थे, इसका जब डिस्ट्रॉय हुआ तो बहमनी किंगडम का डिस्ट्रॉय हुआ तो ये 5 गुटों में डिवाइड हो गए। पहले सिंगल थे, जब डिवीजन हुआ है ना बहमनी किंगडम का तो 5 डिवाइड हो गए, इसका 5 रीजन में डिवाइड हो गए। कौन कौन से रीजन थे? देखो पहला रीजन था अहमदनगर जो कि इसका कैपिटल जुन्नार अहमदनगर है। इसका फाउंडर जो है मालिक अहमद है ना, निज़ाम शाह है। और इसका जो रीजन का बात करोगे वो महाराष्ट्र रीजन है, याद रखना। फिर जो है अगला रीजन में ये डिवाइड हो गए वो है बीजापुर, जो कि यूसुफ आदिल शाह जो है इसका फाउंडर रहे हैं। प्रेजेंट डे जो हम लोग बीजापुर कवर करते हैं वो कर्नाटका के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर अगला जो पार्ट में डिवाइड हो गया वो है गोलकोंडा। गोलकोंडा जो है इसका जो प्रेजेंट डे अगर रीजन बात करोगे तो तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, फिर अगला जो है जैसे कि बिदार में इन्होंने डिवाइड किए गए थे, फिर बेरर में ये जो है डिवाइड हो गए थे। तो जो बहमनी किंगडम जब उसका डिस्ट्रॉय हुआ तो 5 किंगडम में ही डिवाइड हुए थे। और 5 किंगडम में से जो है रूलर जो फाउंडर है उसका नाम दिए गए हैं, और इसमें से कौन जो है ये डिनोट नहीं करता इसके बारे में पूछे गए हैं, बस यही बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, तो पहला इसका जो है कि निज़ाम साहिब जो है ये बीजापुर से बिलोंग कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। अब यहाँ पे आंसर में आओ। पहला ऑप्शन जो निज़ाम शाह यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ये कहाँ से डिनोट करते हैं? महाराष्ट्र से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है बीजापुर। बीजापुर कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटका साइड पड़ता है। लेकिन जो निजाम साहेब ये कहाँ का डिनोट करते हैं? ये महाराष्ट्र के डिनोट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब गलत पूछे गए हैं तो इसका जो है यही गलत हो जाएगा। अब गलत है मतलब राइट हो जाएगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछे गए। और बाकी जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है जैसे कि बरीद साहिब ये बिदार से डिनोट करते हैं, है ना, कुतुब साहिब जो है गोलकोंडा से डिनोट करते हैं, मतलब इस रीजन में फाउंड किए गए हैं, इस रीजन में अपना रूल्स एंड रेगुलेशन चलाए हैं। ये है एक्चुअली क्लियर, समझ आ गया? तो इसका ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और ये जो है 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। वीडियो को पॉज करो और अपने लेवल में एक बार ट्राई करो।
तो देखो जो पहला स्टेटमेंट है कि अंडर अकबर द सिस्टम ऑफ द जब्त वाज इस्टेब्लिश ओवर अ लार्ज एरिया फ्रॉम द पंजाब टू अवध। सही है क्या ऑप्शन बताओ तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे? पहले ये समझो कि जो जब्त सिस्टम है, क्या है ये जब्त सिस्टम? जब्त सिस्टम है जिसे अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। और जब्त सिस्टम में क्या करते थे कि जो लैंड है उसको अच्छे तरीके से मेज़र करना, और मेज़र करने के बाद उसमें से कितना रेवेन्यू आ सकता है या फिर उस लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करना एज अ टैक्स के फॉर्म में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब्त सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है? तो जब तक वो सीधी सी बात में ऐसा समझ सकते हो कि जो जब्त सिस्टम है वो लैंड को एसेस करना है और वहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन करना है बस। जिसे अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे, उसका एक मंत्री था टोडरमल, उसके द्वारा इसको साइंटिफिक अरेंजमेंट जो कि किए गए थे। इतना समझ आ गया? पहला तो सही है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है कि इन द 17th सेंचुरी नॉर्थ इंडिया द सिस्टम ऑफ जब्त लॉस्ट मच ग्राउंड टू द सिस्टम ऑफ कनकुड। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। क्यों? देखो पहले ये समझो सिस्टम ऑफ कनकुन क्या है। सिस्टम ऑफ कनकुन ये बोलता है कि जैसे कि ये भी देखो जब्त सिस्टम जो है लैंड असेसमेंट करते थे, ठीक है। फिर जो कनकुट है ये भी जो है लैंड सिस्टम को असेसमेंट करते थे। लेकिन जो कनकुट है इसका मेथड अलग था कि जो स्टैंडिंग क्रॉप है, जैसे कि धान बोए तो धान में जो स्टैंडिंग क्रॉप है उसका मेजरमेंट करते थे। तो जितना क्रॉप है, जितना स्टैंडिंग क्रॉप है उसके हिसाब से उसको कैटेगराइज करते थे कि ये जो क्रॉप है गुड है, ये जो है उससे थोड़ा मिडिल में पड़ता है, और उससे नीचे आगे तो बैड में पड़ता है। तो इस हिसाब से उसका रेवेन्यू जो है डिमांड करते थे, ठीक है। लेकिन जब तो में क्या था कि एक बार लैंड मेजर कर दिए, उसके बाद क्या है कि वहाँ पे ड्रॉट पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है या फिर फ्लडिंग हो रहा है, मतलब नहीं है। उसको जो रेवेन्यू एसेस कर चुके हैं तो उसको देना पड़ेगा। लेकिन कनकुट में क्या था कि वहाँ पे जो स्टैंडिंग क्रॉप है, अच्छा अगर देखो धान अच्छा हुआ होगा तभी तो खड़ा हुए होंगे, है ना, स्टैंडिंग क्रॉप पे होंगे, तो स्टैंडिंग क्रॉप का एसेस करते थे। इसी की वजह से क्या है जो जब्त सिस्टम है लॉस हो गया है। कहाँ पे लॉस देखने को मिला है? नदन इंडिया में। तो सेकेंड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। तो जो सी ऑप्शन है बोथ 1 and 2 आर यहाँ पे करेक्ट हैं। ठीक है, समझ आ गया? चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वार्न हिज कलेज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ब्रिटिश मेड एंड वाज वर्किंग द ब्रिटिश प्लान एज द ब्रिटिश शुड लाइक इट शुड बी वर्क आउट। कौन ये जो स्टेटमेंट बोले गए थे ये बताना है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसे जो है सोमनाथ लहरी के द्वारा बोले गए थे कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनने वाला है ये जो है ब्रिटिश बनाएंगे। ब्रिटिश चाहेंगे तभी बनने वाले हैं, ब्रिटिश नहीं चाहेंगे तो नहीं बनने वाले हैं। और जिस प्लान से ब्रिटिश बनाएंगे वही प्लान से चलेगा, अपने करने से कुछ नहीं होगा, ये बोले गए थे सोमनाथ लहरी के द्वारा। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अकबर के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इन 1516 अकबर हैड द फोर्ट ऑफ द आगरा कंस्ट्रक्टेड। सही बात है। और जो आगरा है इसका फर्स्ट कैपिटल भी इन्होंने बनाए थे। अकबर जब अपने रीजन में आए, है ना, अपना रूल एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किए तो आगरा को अपना कैपिटल बनाया। अब खुद सोचो अगर कैपिटल है तो कैपिटल में जरूरी है कि वहाँ पे फोर्टिफिकेशन हो, क्योंकि उस समय जो मिडाइवल इंडिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेन अटैक हो रहे थे। तो फॉरेन अटैक से बचने के लिए एक मेन रास्ता था कि फोर्टिफिकेशन करो, और कैपिटल है तो कैपिटल में जो है अटैक होने का चांस ज़्यादा रहता था, तो उसको यहाँ पे फोर्टिफाई किए गए हैं। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है कि इन 1517 अकबर डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू कैपिटल एट फतेहपुर सिकरी। सही बात है। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, आगरा में अपना सिटी बनाया, कैपिटल बनाया। अब आगरा से इन्होंने शिफ्ट किए हैं फतेहपुर सिकरी में। क्लियर है, इसको याद रखना है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट है कि अकबर आल्सो कमीशन अ वाइट मार्बल टर्म ऑफ शेख सलीम चिश्ती एट सिकरी। चिश्ती का मतलब क्या होता है? चिश्ती एक्चुअली कुछ नहीं है, ये ऑर्डर है। ऑर्डर, इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या ऑर्डर दिए हैं कि यहाँ पे टॉलरेंस का भावना होना चाहिए, है ना, सिंपैथी होना चाहिए, लव होना चाहिए, है ना, टॉलरेंस होना चाहिए, जो एक ह्यूमैनिटी होता है, ये सब चीज़ यहाँ पे होना चाहिए। तो चिश्ती का मतलब एक ऑर्डर होता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जितना भी अकबर के रेन में जो भी बना हुआ है ना, जैसे कि ताजमहल का बात कर लो या फिर जितना भी टर्म बना हुआ है, तो सबको जो है मेजरली यूज़ किए गए हैं वो वाइट मार्बल ही यूज़ किए गए हैं, और प्रेजेंट डे भी जो है देखने को मिलता है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट इस हिसाब से सही हो गया। फिर फोर्थ है कि इन 1585
अकबर डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल बैक टू आगरा, ये गलत है, इन्होंने बैक नहीं किए बल्कि आगे बढ़ाया। तो पहले आगरा फर्स्ट कैपिटल बनाया, उसके बाद इसे शिफ्ट किए गए फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी के बाद लाहौर शिफ्ट किए गए हैं, लेकिन लाहौर से बैक आ गया या फिर फतेहपुर सीकरी से आगरा बैक आ गया, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है जो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 यहाँ पे सही है, इसका मतलब जो बी आंसर है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 86 समझ आ गया है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि विजयनगर के बारे में पूछे गए हैं, इसको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमरण्यकाश ऑफ द विजयनगर आर करेक्ट। तो विजयनगर से रिलेटेड एक टर्म पूछे गए हैं, तो इसको यहाँ पे बताना है। तो जो अमरण्यकाश है इसका मतलब होता है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि हम लोगों ने इसको समझाता हूँ एक एग्जांपल से, जैसे कि दिल्ली सल्तनत हम लोगों ने इक्ता सिस्टम का जिक्र किए हैं और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ही पढ़े हैं कि इक्ता सिस्टम क्या होता है। यहाँ पे समझाता हूँ कि दिल्ली सल्तनत में क्या होता था कि कुछ सेट ऑफ लैंड है, सपोज करो ये सेट ऑफ लैंड है, इस लैंड को क्या कर देते थे, एक किसी पर्सन को असाइन कर देते थे कि इसमें से पूरा कल्टीवेशन करना है और इसमें से जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन होगा उसको सल्तनत में जाके जमा करना है। तो जो लैंड दिए जाते थे उसको बोलते हैं इक्ता, और जो यहाँ पे लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करते थे उसको बोलते हैं इक्तादार। ठीक है, क्या बोलते हैं, इक्तादार। ये समझ आ गया। तो सेम यही कॉन्सेप्ट अब यहाँ पे अप्लाई करो अमरण्यकाश में। इसको कुछ सेट ऑफ टेरिटरी दे दिए जाते थे, ये हो गया कुछ सेट ऑफ टेरिटरी। यहाँ पे पूरे इसको क्या करना था, पूरा इस टेरिटरी का सुरक्षा करना था। तो जो है ये जो रिलेटेड है अमरण्यकाश से वो है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, और यही इसके बेस में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो पहला क्वेश्चन बोलता है कि द अमरण्यकाश वर मिलिट्री कमांडर हु आर गिवेन अ टेरिटरी टू गवर्न बाय द राजा। तो राजा का एक टेरिटरी है, उसी को गवर्न करने के लिए दे दिए जाते थे। तो इसका हिसाब से जो है पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इन लीव ऑफ देयर सर्विस एंड आल्सो मेंटेन देयर कंटिजेंट दे वर पेड इन कैश, ये ऑप्शन गलत है। देखो इक्ता सिस्टम में क्या होता था कि अगर कोई भी इक्तादार को ये सेट अलाइन कर दिए गए हैं, ये लैंड को दे दिए गए हैं, तो इक्तादार का सैलरी राजा नहीं देते थे। यहाँ से जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन होता था वो कुछ अपने पास रखते थे और कुछ को यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में देते थे। तो सेम कॉन्सेप्ट जो है अमरण्यकाश में होता था कि जितना भी वहाँ पे सैलरी मिलेगा वो सैलरी यहाँ पे कैश में नहीं पैड करते थे, पहले बात ये समझना। और उसको जो है टेरिटरी मेंटेन करना है वो यहाँ पे मेंटेन करते थे। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे गलत है, पहली बात कैश में तो नहीं देते थे। थर्ड स्टेटमेंट है कि दे मेंटेन स्टिमुलेटेड कंटिजेंट एंड एलिफेंट, ये सही है। ये जो है अब देखो कोई भी टेरिटरी को सुरक्षा करना है तो सुरक्षा करने के लिए तो कुछ तो चाहिए, ऐसा थोड़ा ना कि अपने ही जाके खड़े हो जाएंगे वहाँ पे, ऐसा नहीं। तो उसको कंटिजेंट रखना पड़ते थे, है ना, सोल्जर रखते थे प्लस यहाँ एलिफेंट रखते थे। फिर फोर्थ ऑप्शन है कि दे यूज टू सेंड ट्रिब्यूट टू किंग एनुअली एंड पर्सनली अपीयर इन द रॉयल कोर्ट विद गिफ्ट टू एक्सप्रेस देयर रॉयल्टी, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, कि जो है अपना रॉयल्टी भी तो दिखाना है, तो रॉयल्टी दिखाने के लिए क्या करते थे कि कुछ गिफ्ट देते थे राजा को, या फिर जितना भी उसका इनकम होता था तो इनकम को कुछ इनकम को जो है एज अ सैलरी के फॉर्म में या फिर उसको सैलरी मिलते थे उसको राजा को गिफ्ट दे रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है राजा भी खुश हो जाए प्लस जो है अपना टेरिटरी में जो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं वो मेंटेन भी हो जाए, इस तरीके से इसका जो है वर्क होता था। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे गलत है 1 3 4, जो कि 1 3 4 किस में है, बी ऑप्शन में है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी यहाँ पे गलत है। ठीक है, 87 समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में जो है 3 एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट किए गए थे लैंड रेवेन्यू से, एक है परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा है रैयतवाड़ी और तीसरा है महरवाड़ी सिस्टम। अब इसे कौन लॉन्च किए गए हैं ये बस यहाँ पे बताना है। तो देखो पहला ऑप्शन जो है परमानेंट सेटलमेंट जिसे लिखे गए हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे, ये पहला ऑप्शन सही है कि जो परमानेंट सेटलमेंट है इसे लॉर्ड जो कॉर्नवालिस है इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। और ये जो परमानेंट सेटलमेंट है इसका मेन मकसद था कि ये जो लैंड रेवेन्यू है इस लैंड रेवेन्यू से हर साल एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी हमारे पास आना चाहिए बस।
ठीक है, वो जमींदार रखते थे वहाँ पे, तो जमींदार को यही बोलते थे कि ये जो लैंड असाइन कर दिए हैं इसमें से कुछ सेट ऑफ जो मनी है ये अपने पास परमानेंटली फिक्स तरीके से आना चाहिए। अगर 10 पाउंड है तो 10 पाउंड ही आएगा, इस तरीके से। अगर सपोज करो कि यहाँ पे मान लो ड्रॉट आ गया है ना, यहाँ पे भूखमरी का सिचुएशन आ गया या फिर फ्लडिंग हो गए, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पूरा जो भी कल्टीवेशन करते तो खराब हो जाएंगे। तो यहाँ के जो पीपल है उसके पास तो मनी नहीं रहेंगे देने के लिए, तो इसी को तो जानबूझ के लोग क्या किए, परमानेंट सेटलमेंट लाए कि हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इतना फिक्स अमाउंट जो है देना है, मतलब देना है। तो इस तरीके से जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं इसके द्वारा इसे लाए गए थे। सेकेंड जो स्टेटमेंट है रैयतवाड़ी सिस्टम, जिसे थॉमस मुनरो के द्वारा लाए गए थे, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। जो रैयतवाड़ी सिस्टम है बेसिकली हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या था, इसका मेन मकसद ये था कि जो बीच में जो जमींदार है, जमींदार को यहाँ पे एलिमिनेट करना था। जो कल्टीवेटर हैं वो डायरेक्टली जो है पैड करेंगे किसको, जो गवर्नमेंट है या फिर ब्रिटिश है उसको डायरेक्टली पैड करेंगे, क्योंकि जमींदार क्या करते थे कि कुछ पैसे अपने पास रख लेते थे, कुछ को क्या है ब्रिटिश को देते थे। तो ब्रिटिश को लगा कि ये तो मिडिल मैन की तरफ काम कर रहे हैं, जो कि एज अ करप्ट हो रहे हैं या फिर करप्शन की तरह काम कर रहे हैं, तो इसको हटाना चाहिए। तो जो रैयतवाड़ी सिस्टम जो कि थॉमस मुनरो के द्वारा लाए गए थे। फिर जो महरवाड़ी सिस्टम है जिसे हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाए गए थे, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। जो महरवाड़ी सिस्टम है ये बेसिकली हमें जो नदर्न इंडिया है, नदर्न इंडिया में ही देखने को यहाँ पे मिलता था। और इसमें क्या प्रोविज़न था कि कुछ सेट ऑफ विलेज है, जैसे कि 4-5 विलेज हो गया, ये पूरा विलेज मिल के डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट को यहाँ पे कैश में या फिर जिस तरीके से जो है ट्रिब्यूट देते हैं या फिर जिस तरीके से मनी को देना चाहिए उस तरीके से ये लोग देते थे। तो इसमें से तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, तो जो डी ऑप्शन है यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर, समझ आ गया क्वेश्चन 88 का। चलो अगला क्वेश्चन देखो। इसमें जैसे कि जो रैयतवाड़ी सिस्टम है इलिमिनेशन करना है, मिडिल मैन को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा, ये सब चीज़ वही जो अभी बताया हूँ वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो अब 89 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एज्यूम द टाइटल ऑफ निज़ाम उल मुल्क असब्जा टू सेट हिमसेल्फ अप टू एज अ इंडिपेंडेंट रूलर विच इज़ बेस्ड इन हैदराबाद। हैदराबाद का सिनारियो सबको पता है कि हैदराबाद क्या है, पूरा इंडिया के इंडिपेंडेंस होने तक क्या है पूरा अपने लेवल में एक इंडिपेंडेंट थे, और इंडिपेंडेंट होने के बाद भी हैदराबाद नहीं चाहते थे कि जो है हम इंडिया में शामिल हो, ये चाहते थे कि हमें एक इंडिपेंडेंस कंट्री की तरह यहाँ पे रहना है। ठीक है, हैदराबाद, तो उसी के रेस्पेक्ट में जो है निज़ाम उल मुल्क असब्जा है, उसमें इसका नाम बताना है यहाँ पे बस। तो इसका ऑप्शन जो है डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और इसके बारे में पूरा डिटेल में यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो इसको एक बार जस्ट रीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ऑन दी 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू इंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव अ इक्वलिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वलिटी। तो इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि टू हुम अमॉन्ग द फॉलोइंग लीडर इज दिस कोटा एट्रीब्यूटेड, या फिर कौन से ऐसे लीडर हैं जिन्होंने इस कोट को दिए गए हैं, ये बताना है। तो ये जो कोट है इसे दिए गए थे डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। इसका जो बेसिक मीनिंग यही है कि देखो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। इम्प्लीमेंट होने के बाद हमें ये चीज़ देखने को मिला है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा क्या गया है, इक्वलिटी लिखा गया है, लेकिन क्या उस समय का सिचुएशन 1950 का सिचुएशन में इक्वलिटी थे क्या, नहीं थे। सोसाइटल लाइफ या फिर इकोनॉमिकल लाइफ फ्री थे क्या, नहीं थे। कोई अमीर देखने को मिलेगा, कोई गरीब है, इस तरह का सिचुएशन है जहाँ पे क्या है भूखमरी का सामना करना पड़ रहे हैं, उसके पास डेली जो रोज़मर्रा का काम है उसे ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं। सोसाइटल में पूरा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, अनटचेबिलिटी जो है देखने को मिल रहा है। इतना सब होने के बावजूद भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ इक्वलिटी, तो वही जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोले हैं कि वी है गोइंग टू इंटर लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इक्वलिटी, लेकिन एक्चुअली जो है जो अगर बात करो प्रैक्टिकली बात करोगे तो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है। ये सब चीज़ बोले गए हैं। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वलिटी, इन सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ वी हैव एन इक्वलिटी। तो जो अभी चीज़ बताया हूँ सेम यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा यहाँ पे बोले गए थे। तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब कि
कंसिडर करना है इस स्टेटमेंट को, जिसमें से पहला स्टेटमेंट बोले हैं कि द ग्रोथ ऑफ द सोशलिस्ट टेंडेंसी इन द नेशनल मूवमेंट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन 1934 अंडर द लीडरशिप ऑफ आचार्य नरेंद्र देव एंड द जयप्रकाश नारायण। तो देखो इस ऑप्शन जो है, पहले बात बता देता हूँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि टाइम पीरियड देखो 1934 का बात करूँ या फिर 1920, इस समय क्या है कि डिफरेंट जो सोशल रिफॉर्मर है उसका इमरजेंस देखने को मिला, क्योंकि उस समय पूरा क्या है सुपरस्टिशन से पूरा सोसाइटी भर चुके थे। तो सुपरस्टिशन को ऊपर उठाना या फिर उससे ऊपर उठाना, जिससे अंधविश्वास कर रहे हैं उसको रिमूव कर सके, इसके लिए क्या है डिफरेंट सोशल रिफॉर्मर आए, जैसे कि आचार्य नरेंद्र देव हो गया, जयप्रकाश नारायण हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, है ना। तो ये इस तरीके क्या है डिफरेंट सोशल रिफॉर्मर आए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्या किए कि एक सोशलिस्ट टेंडेंसी, सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जितना भी मास प्रोडक्शन होना चाहिए उसका ओनर राइट जो है गवर्नमेंट होना चाहिए या फिर पब्लिक होना चाहिए। गवर्नमेंट या पब्लिक एक ही कंसीडर कर सकते हो, है ना, क्योंकि पब्लिक से ही गवर्नमेंट बनते हैं। तो सोशलिस्ट का मतलब वही होता है कि जितना भी मास प्रोडक्शन होना चाहिए उसका ओनर पब्लिक होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के रेस्पेक्ट में क्या किया 1934 में जो है सोशलिस्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को यहाँ पे फाउंडेशन में रखे, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ को अगर एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो उसका जो ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाते हैं। तो पहला ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इन 1936 जवाहरलाल नेहरू अर्ज द कांग्रेस टू एक्सेप्ट सोशलिज्म एट इट्स गोल एंड टू ब्रिंग इटसेल्फ क्लोजर टू पेजेंट्री एंड वर्किंग क्लास। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखो सबसे पहले जो सोशलिज्म है, जैसे कि अभी बताया, सोशलिज्म या फिर सोशलिस्ट का मतलब वही होता है कि मास प्रोडक्शन जो है पब्लिक के पास हो। सपोज करो यही चीज़ अगर प्राइवेट के पास हो जाए, मतलब प्राइवेट एंटिटी के पास हो जाए, तो जितना भी मास प्रोडक्शन से जो रेवेन्यू अर्न होगा वो अपने खुद के लिए लगाएंगे, अपने लाभ के लिए लगाएंगे, अपने पर्सनल गेन के लिए लगाएंगे। अगर ये लोग जो है अपने पर्सनल गेन के लिए लगाएंगे तो उस समय जो सोसाइटल थे जिसमें से भूखमरी हो रहा है ना, फ्लडिंग का सिचुएशन देखने को मिल रहा है, ड्रॉट मिल रहे हैं, और जो वर्किंग कंडीशन वो बेहतर नहीं है, उसको ये लोग अच्छे तरीके से सुधार नहीं पाते, क्योंकि वो तो अपने पर्सनल गेन के लिए देखेंगे। लेकिन वही चीज़ अगर प्राइवेट एंटिटी के पास आ जाए, वो चीज़ है ना, प्राइवेट एंटिटी बोलता हूँ जो गवर्नमेंट के पास आ जाए, मास प्रोडक्शन अगर उसका अर्निंग जो है गवर्नमेंट के पास आता है तो गवर्नमेंट जो है स्कीम लगा के वेलफेयर कर सकते हैं पीपल का, है ना, कुछ स्कीम ला के, या फिर जिस तरीके से वेलफेयर होना चाहिए उस तरीके से गवर्नमेंट जो है वेलफेयर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है अर्न करके उसको वेलफेयर में लगाएंगे, तब जो है पीजेंटी या फिर वर्किंग क्लास का जो सिचुएशन है उससे अपलिफ्टमेंट हो सकते हैं, उसका जो सिचुएशन है बेहतर हो सकता है। तो 1936 में अर्ज किए हैं जवाहरलाल नेहरू ने कि सोशलिज्म की तरफ जाओ या फिर सोशलिज्म अपना गोल होना चाहिए। समझ आ गया? तो इस हिसाब से जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में सी जो है करेक्ट रहा। इसी के बारे में जो यहाँ पे लिखा गया है वही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 107 कि इनिशियली व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द सेटिंग अप ऑफ अ हिल स्टेशन ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। तो जो कॉलोनियल पीरियड में हिल स्टेशन सेट कर रहे थे, इसका मतलब क्या होता है, और ये हिल स्टेशन जो है क्यों सेटअप किए गए थे, इसका पर्पस क्या था, ये बताना है। बताओ तो एक बार वीडियो को पॉज कर लो और अपने लेवल में एक बार ट्राई करो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा टू सर्व द नीड ऑफ ब्रिटिश आर्मी। तो ब्रिटिश आर्मी का जो नीड था हिल स्टेशंस के लिए उसको यहाँ पे सर्व करना था, यही इसका मेन एम थे। तो क्या इसका मेन मकसद था जिससे हिल स्टेशन में जाते थे, ये भी तो समझना है ना। तो देखो पहले बात ये समझो कि ब्रिटिश का जियोग्राफिकल एरिया कौन सा है। ब्रिटिश जो है वो कोल्ड टेम्परेचर की तरफ आते हैं, है ना। अब देखो इंडिया का टेम्परेचर देखो तो ठंड के दिन में बहुत कम हो जाते हैं, गर्मी के दिन में पूरा टेम्परेचर हाई हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हिल स्टेशन ये लोग बनाते थे, जिससे उसको एक जो है कोल्ड का यहाँ पे एहसास हो, क्योंकि वो तो ब्रिटिश जो है उसका टेरिटरी जो है वो पूरा कोल्ड एरिया है, लेकिन इंडिया क्या है कोल्ड भी है, हॉट एरिया भी देखने को मिलता है। तो हिल स्टेशन इसीलिए बनाते थे जिससे वो जाके वहाँ पे रह सके, अपना जो रिक्रिएशन है, अपना मनोरंजन है वहाँ पे कर सके, क्योंकि हिल स्टेशन जो है थोड़ा कोल्ड एरिया आता है जो इकोसिस्टम को थोड़ा ह्यूमिडिटी प्रदान करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो है ये सर्व करते थे, इसलिए हिल स्टेशन को यहाँ पे पर्पस के लिए बनाते थे। ठीक है, 107 का। चलो अगला देखो, जो कि धर्म सभा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो धर्म सभा है इसे फाउंड किए गए थे 1813 में
बाय दी राधाकांत देव के द्वारा। ठीक है, राधाकांत देव के द्वारा इसे धर्म सभा को फाउंड किए गए थे। इसका जो मेन मकसद था कि ऑर्थोडॉक्स में जो भी हिंदू रिचुअल्स चल रहे हैं उसको प्रिजर्व करना। बाकी लोग का एम था कि जो सुपरस्टिशन है उसको हटाना वहाँ पे, लेकिन इसका एम था जो ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स हैं, ट्रेडिशन चल रहा है, उसी को कंजर्व करना इसका एम था। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है वही चीज़ कि कंजर्व एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, डिफेंस ऑफ द ट्रेडिशनल हिंदू सोशल एंड रिलीजियस कस्टम को यहाँ पे डिफेंड करना था। इसका मेन आइडियोलॉजी है, जिसे 1830 में राधाकांत देव के द्वारा बनाए गए थे। कहाँ पे? बंगाल में। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है अपने को फाउंडर पूछे गए हैं, तो राधाकांत देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 107 का यहाँ पे सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हो कि प्रोटेक्ट हिंदू रिलीजन, कल्चर, सोशल प्रैक्टिसेस। ठीक है, और बैकग्राउंड वही था कि जो जितना भी वहाँ पे रिफॉर्मिस्ट आए थे, जैसे कि राजा राम मोहन राय हो गया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गया, डिफरेंट जितने भी सोशल रिफॉर्मर आए थे, वो क्या कर रहे थे कि जो ट्रेडिशन है ना, सोसाइटी में जितना भी ट्रेडिशन है, कस्टम है या फिर सुपरस्टिशन है, उसको यहाँ पर रिमूव करते थे, रिमूव करना चाहते थे। तो ये जो है जो धर्म सभा राधाकांत देव बनाए गए थे, इसके अगेंस्ट में जाके बात करते थे कि जो यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स चल रहे हैं, जो ट्रेडिशन पहले से चल रहा है वो चलना चाहिए, अलग से यहाँ पे कुछ मेकअप या फिर रिमूव यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये बात किए हैं। ठीक है, समझ आ गया। चलो अगला देखते हैं अब 109 क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग जाट पीजेंट लीडर ऑफ द 17 एंड अर्ली 18 सेंचुरी में जो जाट पीजेंट हुआ है उसमें से कुछ लीडर बताए गए हैं और इसका क्रोनोलॉजी बताना है अपने को। देखो, ये जो जाट कम्युनिटी है, सबसे पहले जाट पीजेंट जो है जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। मोस्टली इसका जो रहन सहन था या फिर इसका जो लोकेशन देखने को मिलता है वो नदर्न इंडिया में ही देखने को मिलता है। और इसका जो प्राइमरी जो है ऑक्यूपेशन थे वो थे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से ही अपना भरण पोषण यहाँ पे करते थे। तो एग्रीकल्चर से, और इस समय जो है ब्रिटिश आ चुके थे, तो ब्रिटिश आ गए थे तो अपना रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते थे। तो उससे रिलेटेड जो है रेबेलियन, कुछ रेबेलियन भी देखने को मिला है। तो उसी रेबेलियन का जो है कौन कौन यहाँ पे लीडर है उसका यहाँ पे अपने को क्रोनोलॉजी बताना है। देखो, जैसे कि यहाँ पे गोकुला है, गोकुल सिंह है, इसका टाइम पीरियड ये रहा है ना। फिर राजा राम हो गया, फिर अलग अलग करके जैसे कि चुनाराम हो गया है ना, बदम सिंह हो गया, और इसका लोकेशन भी इसके साथ पूरा डिटेल में कवर किया यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें से जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि सबसे पहले जो है गोकुला जाट आए, उसके बाद जो है राजा राम जाट आए। क्योंकि देखो ना, पहले इसका टाइम पीरियड देख लो, जैसे कि गोकुल सिंह हो गया ना 1669 टू 1617 में है। उसके बाद राजा राम आए जो कि 1686 से 1688 है, जो कि सक्सेसर है, गोकुल का यहाँ पे सक्सेसर है। तो इसका रोल, कंट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन जो मेजरली चीज़ है जहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहाँ पे क्रोनोलॉजी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको यहाँ पे कंसीडर करना है। और इसके बारे में भी लिखा गया है यहाँ पे, तो एक बार कंसीडर इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग भक्ति सेंट डिड नॉट बिलोंग टू निर्गुण स्कूल ऑफ भक्ति। यहाँ पे जो है दो कॉन्सेप्ट आता है, एक होता है निर्गुण स्कूल ऑफ भक्ति और एक होता है सगुण स्कूल ऑफ भक्ति। देखो, निर्गुण का मतलब होता है जो कि फॉर्मलेस होते हैं। फॉर्मलेस का मतलब यहाँ पे कोई आइडल वर्शिप इस तरह के सिनेरियो देखने को नहीं मिलता, मतलब यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं है। भक्ति तो करोगे लेकिन कोई फॉर्म नहीं है। लेकिन इसी में एक फॉर्म आता है सगुण का। सगुण में जैसे कि आइडल हो गया तो एक मूर्ति बना दिया, उस मूर्ति को यहाँ पे एज अ भक्ति वहाँ पे कंसिडर करोगे। तो सगुण का मतलब होता है कि फॉर्म बना रहे हो उसका, है ना, उसका पिक्चर बना रहे हो, फोटो बना रहे हो, या फिर उसका आइडल कर रहे हो, आइडल वर्शिप कर रहे हो, ये सगुण में आते हैं। लेकिन जो निर्गुण होता है इसमें पूरा फॉर्मलेस होता है, इसमें कोई आइडल बना रहे हो या फिर कुछ तरीके से फोटो बना रहे हो, इस तरीके से जो है देखने को नहीं मिलता। अब इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, तो एक एक करके जो है चारों ऑप्शन को हम लोग थोड़ा कवर करते हैं, जिससे थोड़ा क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। जिसमें से पहला है कबीरदास, जो कि इसका टाइम पीरियड 15-16 सेंचुरी में देखने को मिलता है, जो कि वाराणसी जो उत्तर प्रदेश वहाँ पे बर्थ प्लेस है। इसका जो है बैकग्राउंड देखोगे तो ये मुस्लिम जो वेवर है वहाँ से इसका डोमेन देखने को मिला है, वहाँ से इसका बॉर्न देखने को मिला है। और इसका जो रिलीजन है भक्ति मूवमेंट को प्रोपागेट करते थे, जो कि जो कि निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन से थे, है ना। निर्गुण का मतलब वही होता है कि जो फॉर्मलेस गॉड है, फॉर्मलेस गॉड के बारे में ये बताते थे, जो कि भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है। जितना भी हम लोग कवर करेंगे सब भक्ति मूवमेंट से हैं। उसका जैसे कि मेजर वर्क देखोगे तो बीजक हो गया,
है ना, कबीर ग्रंथावली हो गए, फिर मैनी पोएम भी है जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब हो गए, सिख स्क्रप्चर है, और इसका जो लैंग्वेज है वो सिंपल हिंदी लैंग्वेज में लिखे जाते थे, जैसे कि दोहा हो गया कपलेट में, और स्टाइल जो है उसका डायरेक्ट थे, हाँ डायरेक्ट स्टाइल में यहाँ पे लिखे जाते थे। तो ये तो रहा कबीर दास के बारे में। सेकेंड जो अगला नेक्स्ट है वो है गुरु नानक देव जी, जो कि इसका टाइम पीरियड अगर देखोगे तो 15th सेंचुरी में कवर करते हैं, और इसका जो इस स्पिरिचुअल मैसेज है कि देयर इज ओनली वन गॉड, ये बात बताते थे कि केवल और केवल एक ही गॉड है, ठीक है, उसमें ह्यूमिलिटी होना चाहिए, उसमें हॉनेस्ट है, ये सब चीज़ जो है बताते थे इसमें। क्लियर। फिर अगला जो है इसका जो मेन टीचिंग अगर बात करोगे तो निम जपना, सॉरी निम बोलता हूँ, नाम जपन, नाम जप करो, इस तरीके से बोलते थे। फिर आता है किरात करनी, हॉनेस्ट लिविंग, फिर शेयरिंग विथ अदर्स, इस सब चीज़ का जो है बात करते थे। फिर अगला आया जो कि 16th सेंचुरी का है, ठीक है, और इसका जो मेन एम था, ये जो है यहाँ पे दादू दयाल के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, दादू दयाल इसके बारे में लिखा हुआ है, जो कि इसका फॉलोअर है दादू, जैसे पंथीस हो गया, इस सब चीज़ का। इसका जो मेन टीचिंग था कि इम्फेसिस करना वन गॉड का, इक्वलिटी होना चाहिए ऑल ह्यूमन बीइंग में, है ना, कंडेम करते थे कास्ट सिस्टम को, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में जाके, फिर रिचुअल हो गया, इन सब के अगेंस्ट में जाके बात करते थे। और ये जो है हिंदी में ही इसका जितना भी जो वर्क देखने को मिला गया वो हिंदी में ही लिखे गए हैं। बाकी तो भक्ति मूवमेंट से रिलेट करते हैं, जो कि निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। फिर अगला जो है नेक्स्ट है चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में है, जो कि हम लोग इसको 15th सेंचुरी में इसका बर्थ प्लेस हम लोग कंसिडर करते हैं। और इसका जो फिलोसॉफी है इनकन्वीनियंस वनलेस एंड डिफरेंट, मतलब यूनिटी एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन गॉड एंड डिवोटी, इस चीज़ की बात करते थे। और इसका जो मेन जो डिटी है वो लॉर्ड कृष्ण है, कृष्ण को यहाँ पे पूजे जाते थे। और इसका जो डेथ है वो पूरी उड़ीसा में यहाँ पे हुआ है। समझ आ गया इस चीज़। अब देखो, अब डायरेक्टली अब यहाँ पे आंसर में आओ, ऑप्शन जो दिए गए हैं, अब इसमें बताओ कि कौन से जो है निर्गुण जो फॉर्म है उससे रिलेट नहीं करते हैं। तो ये जो है चैतन्य जी हैं, चैतन्य महाप्रभु जो हैं, ये सगुण धारा से बिलोंग करते हैं। क्लियर है। तो इस रेस्पेक्ट से जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। समझ आ गया सगुण निर्गुण किसको बोलते हैं, और 1 बाय 1 करके पूरे हम लोग कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर किए हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, इतना ही क्वेश्चन था इसमें, 2021 में हिस्ट्री में बस इतना ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।